Hello everyone, I am Premjit Kumar Bhati, PGT Economics, NVS. Students, today we are going to discuss the first chapter of Indian economic development, that is Indian economy on eve of independence. प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन या यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट या वीडियोज़ हमें मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी में हमारे पास बहुत ही कम संसाधन हैं सीखने के। इसी संदर्भ में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में मैं वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाऊँ। बच्चों, +2 में जो अर्थशास्त्र है उसकी 2 पार्ट्स है। पहला समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो चैप्टर्स है, यूनिट्स है, डिफ़िकल्ट यूनिट्स है, वो भी मैंने प्रयास किया है यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर डालने का। अभी मैं शुरू करूँगा जो दूसरी बुक है। इसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स इजी ले लेते हैं कि ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो इजी चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं, उन पर हम ज़्यादा फोकस डालकर प्रयास करें पूरे नंबर लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। और जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तभी हम अच्छे आंसर एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये बुक है, इसके जो पहले 3 चैप्टर है उसमें से पहला चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 1950 से लेकर 1990 तक। और जो तीसरा चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 या NEP 1991, नई आर्थिक नीति 1991। उसके बाद में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं, विकास हुआ है, उस पर प्रकाश डाला गया है। चलिए बात करते हैं पहले चैप्टर की, पहले पाठ की। पहले पाठ का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। बच्चों, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इस समय का दे देता हूँ। हम सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, मसालों का व्यापार। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही समृद्ध देश है, क्यों ना हम अपने व्यापार को पूरे देश में फैलाएं। जब वो पूरे देश में घूमे, देखा, तो उन्हें, आपको पता है, छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। उन्होंने देखा कि यहाँ पर आसानी से अपना रूल किया जा सकता है, और उन्होंने धीरे धीरे ऐसा ही डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया और पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। एक प्रश्न उठता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई क्यों थी? बच्चों, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत का जो प्रोडक्ट्स थे, हालांकि वो हैंडीक्राफ्ट्स थे, हस्तशिल्प था, लेकिन वो पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड, आप लोगों ने सुना होगा। इसका यही तात्पर्य है कि हम लोग जो है बहुत ही धन धान्य से समृद्ध थे। यहाँ का व्यापार, यहाँ के
कृषि उत्पाद, यहाँ का कच्चा माल, जूट, कपास, हस्तशिल्प, मसाले, मतलब हम लोग हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे थे। यही कारण था कि आप लोगों को पता है भारत में समय समय पर विदेशियों के आक्रमण होते रहे। विदेशियों ने यहाँ आए, आक्रमण किए, अपना प्रभुत्व जमाया, लेकिन टिक नहीं पाए। लास्ट का जो हमारा विदेशियों का समय रहा वो थे ब्रिटिशर्स, जिनको हम अंग्रेज़ कहते हैं। ब्रिटेन से आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और उन्होंने भारत पर काफ़ी समय तक राज किया। तो बच्चों यहाँ पर समझने की बात है कि हम लोगों पर जो शासक थे वो विदेशी थे, यहाँ की जो सरकार थी वो विदेशी थी, वो हमारा विकास कभी नहीं चाहते थे। आपको पता होगा ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों में अपने उपनिवेश कॉलोनीज बसाई थी, और कॉलोनी बसाने का एकमात्र उद्देश्य था उन कॉलोनीज से कच्चा माल लाया जाए और ब्रिटेन की जो उद्योग है उनमें उनको प्रोसेस करके तैयार माल बनाया जाए और उस माल को वापस ऊंचे दामों पर अपने उपनिवेशों में, कॉलोनीज में बेच दिया जाए। भारत भी अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश था। भारत के लिए भी जो उनकी औपनिवेशिक नीतियाँ थी, इनको औपनिवेशिक नीति क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत उनके लिए एक उपनिवेश था। तो जो उनकी औपनिवेशिक नीति थी, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी औपनिवेशिक नीति क्या रही होगी। जैसा कि मैंने बताया, कच्चे माल को भारत से इंग्लैंड ले जाना, वहाँ पर अपने उद्योगों में उनको प्रोसेस करके माल बनाना, जैसे कॉटन से कपड़े बनाना, जूट के उद्योग करना, बहुत सारे उनके ऐसे ही काम थे जिनको वो अपने इंग्लैंड के लोगों को उद्योगों में रोज़गार देना, माल तैयार करना और वापस भारत या दूसरे उपनिवेशों में बेच देना। तो ये मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है। जो उपनिवेश काल था या अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था। जैसे यहाँ पर आप 3 पॉइंट लिखे देख रहे हैं बच्चों। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का उपयोग करके ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का विकास करना था। अब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा, मैंने आपको बताया। दूसरा जो उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले, जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इनके आने से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। किसी भी क्षेत्र की बात करें, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग हालांकि विकसित नहीं थे, लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बहुत ही अच्छा कर रहे थे। दूसरा पॉइंट आता है कृषि अर्थव्यवस्था। हमारा जो भारत देश है हमेशा से कृषि अर्थव्यवस्था रहा है। अभी भी हम बात करें तो कृषि का काफ़ी भागीदारी हमारे अर्थव्यवस्था में है। उस समय भी हमारी जो कृषि थी अच्छी थी। और तीसरा मेन पॉइंट है, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के लिए अच्छी तरह से जाने जाते थे। जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे वो बहुत अच्छे से जाने जाते थे। वो पूरी डिमांड, पूरे विश्व में भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के जो उत्पाद थे उनकी डिमांड थी। तो ये पूछा जा सकता है बच्चों के ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी, तो आप ये 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा, तो बच्चों ब्रिटिश शासन का प्रभाव आपको पता है
जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जो नीतियाँ थी औपनिवेशिक शासन की, वो हमेशा अपना हित चाहते थे, अपना संरक्षण चाहते थे, और उनकी नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन उन्होंने किया। बात करेंगे कैसे भारतीय संरचना को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर कहते हैं, हाउ डिड द ब्रिटिशर्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वी विल टॉक इन डिटेल लेटर, हम बाद में बात करते हैं। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ कि ये उस समय की कुछ पिक्चर्स है जो दिखाती है कि उस समय किस तरह से अंग्रेज़ों के जो जुल्म थे, कहे अपने जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस हाल में लोगों को उन्होंने किया हुआ था। बहुत ही बदहाल जीवन हो गया था किसानों का, स्पेशली उद्योग धंधे जो हस्तशिल्प यहाँ पर चल रहे थे, उनको अंग्रेज़ों ने चौपट कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी कृषि का उत्पादन हो वो केवल कच्चे माल के रूप में वो इस्तेमाल कर सके, ऐसे ही उत्पादों का उत्पादन हो। कॉटन है, जूट है, नील की खेती के बारे में आपने सुना होगा। तो दे वांटेड टू कन्वर्ट इंडियन एग्रीकल्चर इनटू कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, और ऐसा ही उन्होंने किया। तो बच्चों, इनके बारे में तो आप बाद में देख सकते हैं क्या क्या बाद में अंग्रेज़ों ने पॉलिसीज़, नीतियाँ अपनाई कि हम भारत की कृषि को केवल अपने आयातक उत्पादों के लिए ही सीमित कर दें। यहाँ पर कृषि क्षेत्र को विस्तार से जानने के लिए हम बात करते हैं कुछ बिंदुओं की। देखिए बच्चों, अंग्रेज़ों के समय जो हमारा कृषि क्षेत्र था, पहले बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों के समय कृषि क्षेत्र में ठहराव आया। ठहराव, स्टैग्नेशन कहते हैं जिसको। अब भारतीय कृषि में जो ठहराव आया, उसके क्या कारण थे? ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। ऐसे ही आता है कि अंग्रेज़ों के समय या उपनिवेश काल में भारतीय कृषि में ठहराव के क्या क्या कारण थे। तो ये कारण हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला कारण था भूमि बंदोबस्त प्रणाली। बच्चों, भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मतलब है कि अंग्रेज़ों ने ऐसी प्रणाली अपनाई कि कुछ जो बड़े ओहदे वाले लोग थे या थोड़े अमीर लोग थे गांव में, उनको ज़मींदार बना दिया, ज़मीन उनको दे दी, और ज़मींदारों से जोतकार होता है जो ज़मीन को जोतता है, वो मालिक नहीं होता है। मालिक थे ज़मींदार, जोतकार अलग थे, जो ज़मींदार की ज़मीन पर फसल उगाने का काम करते थे, वो केवल जोतकार थे। अब जोतकारों के लिए क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने ज़मीन दी ज़मींदारों को, तो बेचारे जो जोतकार थे उनको दो लगान देने पड़ते थे, एक तो ज़मींदार को और दूसरा ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को। ज़मींदार, जैसे अभी भी आप देखते हैं कि ज़मीन हम साझे पे ज़मीन दे दी और बोल दिया, जिसको ज़मीन दी उसको बोल दिया भैया मुझे 1 बीघा या 1 हेक्टेयर के बदले में इतना अनाज चाहिए, या पैसे के रूप में भी दे देते हैं कि भाई 10,000 रुपये का आपको साल में देना है। तो ज़मींदारों ने भी जोतकारों को इसी तरह से ज़मीन देते थे, उनसे बोलते थे भाई मुझे तुम्हें इतनी ज़मीन दे रहा हूँ जोतने के लिए, कृषि करने के लिए, इसके बदले में मुझे इतना वापस कर देना। तो ज़मींदार को देना होता था उसका हिस्सा, प्लस लगान। ज़मीन तो ज़मींदारों की थी, लेकिन लगान चुकाने का काम करता था जोतकार। अब जोतकार बेचारा ज़मींदारों को भी उनका हिस्सा देता था, प्लस अंग्रेज़ों को भी
लगान देता था। उत्पादन को बढ़ाने के लिए ज़मींदार या अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं किया, ना तो सिंचाई की व्यवस्था की और ना ही कोई अन्य उपाय किया जिससे कि कृषि उत्पादन बढ़ सके। बेचारा किसान पूरे साल कड़ी मेहनत करता, जो उत्पादन होता उसमें से जो दो बड़े हिस्सेदार थे, अंग्रेज और ज़मींदार, उनके उत्पादन का बड़ा भाग वो ले जाते थे। किसी कारण से फसल नष्ट हो जाती या किसी और कारण से भी कुछ कीट लग जाए, फसल नष्ट हो जाए, बारिश ना हो, कम उत्पादन होता था, लेकिन ज़मींदार या अंग्रेज लोग उनसे अपना पूरा लगान वसूल करते थे। इसी कारण से भारतीय किसान कृषि में अपनी रुचि खो चुके थे। जब उन्हें कृषि करने से, मेहनत करने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो कृषि क्यों करे। लेकिन उनकी भी एक समस्या थी, कोई और रोज़गार नहीं था, अपना पेट भरने के लिए कहीं से तो कुछ मिले, और वही लास्ट उनके पास एक ऑप्शन बचता था, ज़मींदारों का शोषण, अंग्रेज़ों का शोषण, और उसी में वो अपना जीवन काट रहे थे। तो भूमि बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत मैंने आपको बताया, ज़मींदार मालिक थे, जोतकार ज़मींदार की ज़मीन पर कृषि करते थे। देखिए, मैं अभी बता रहा था बेचारे किसानों का क्या हाल था। देखो, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये देखिए, इस पिक्चर में ये कोई नकली की पिक्चर नहीं है, ये उसी टाइम की व्यवस्था को दिखा रही है। कितने तंग हाल लोग हैं, बहुत तंग हाल, खाने को कुछ नहीं, सुविधाएं नहीं, चिकित्सा सुविधा, कोई सुविधा उनको नहीं मिल रही थी। देखिए किस तरह से ये पिक्चर्स में वो जब फसल उत्पादन हुई है, किस तरह से मेहनत कर रहा है। भाई, टेक्नोलॉजी नहीं थी तो किसान बेचारा फावड़े से, या किसी के पास बैल भी नहीं थे, गरीब थे, फावड़े से, हाथों से बड़ी मुश्किल से वो अपना कृषि उत्पाद करते थे, और उस उत्पाद को अंग्रेज लोग ले जाते थे। बच्चों, उस समय जो स्थिति थी इनको दिखाने के लिए आपने मदर इंडिया, एक बहुत फेमस मूवी है मदर इंडिया, और जो एक और मूवी है लगान में थोड़ा थोड़ा मतलब दिखाया है, लेकिन ठीक है, उसमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि अंग्रेज लोगों की पॉलिसी क्या थी। चलिए फिर बात करते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। पहली बात थी भूमि बंदोबस्त प्रणाली, दूसरा है कृषि का व्यवसायीकरण। मैं पहले बता चुका हूँ, अंग्रेज़ों ने किसानों को स्वयं उपभोग के बजाय, स्वयं उपभोग की जो उत्पाद थे, जैसे अनाज उगाना या कोई और स्वयं उपभोग के लिए उगाने वाली फसलों के बजाय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए उच्च मूल्य से प्रेरित किया। नकदी फसलें कौन सी होती है बच्चों? आप लोगों को पता ही है, कपास है, गन्ना है, या जो दूसरी जूट है, जो मतलब बाज़ार में बेचने के लिए होती है, बाज़ारी फसलें उनको बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, नकदी फसलें। तो अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो रॉ मटेरियल चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था, तो कच्चा माल नकदी फसलों से मिलता था, तो किसानों ने जो पहले उत्पादन कर रहे थे स्वयं उपभोग की वस्तुओं का, उत्पादों का, अंग्रेज़ों ने उनको शुरू में उच्च मूल्य, नकदी फसलों का उच्च मूल्य, ज़्यादा मूल्य देकर नकदी फसलें उगाने का प्रावधान रखा। ठीक। तीसरा है उत्पादकता का निम्न स्तर। जैसा कि पता है, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, उर्वरक जो होते फर्टिलाइजर्स है उनका भी ज़्यादा उपयोग किसान नहीं कर पा रहे थे, उपलब्ध नहीं थे। उपलब्ध थे भी तो ये केवल बड़े किसानों के लिए थे, और ऐसे किसानों को अंग्रेज सहायता करते थे जो कि कच्चा माल उगाए, उनके लिए ऐसी फसलें उगाए, नकदी फसलें।
फिर एक पॉइंट आता है नेक्स्ट, विभाजन का प्रतिकूल प्रभाव। देखिए 1947 में हमें आज़ादी मिली और आज़ादी एक शर्त पर मिली कि भारत के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा पाकिस्तान बनेगा और दूसरा हिंदुस्तान भारत। तो जो विभाजन हुआ था उस समय भी जो ज़मीन थी भारत की, उपजाऊ ज़मीन थी, वो पाकिस्तान में चली गई और जो मूवमेंट हुआ था लोगों का उसके कारण काफ़ी कुछ यहाँ की कृषि पर प्रभाव उसका पड़ा। तो बच्चों ये कुछ 4 कारण मैंने आपको बताए हैं कृषि में ठहराव के। बाकी इसी चीज़ से आपको अभी अंदाज़ा लगा लेना है कि भारतीय जो कृषि थी उसका क्या हाल रहा होगा उस समय। अंग्रेज़ों ने या ज़मींदारों ने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कार्य नहीं किए, अपितु उन्होंने किसानों का एक तरह से शोषण किया। एक समय ऐसा आ गया, किसान सोचने लगा कि जब हम पूरे साल मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम क्यों करें काम। ऊपर से समय समय पर अंग्रेज़ों के सैनिकों का या ज़मींदार के आदमियों का उन पर प्रेशर रहता था, पिटाई, कोड़े बरसाए जाते थे, पिटाई की जाती थी, बहुत बुरा हाल उन्होंने किया। चलिए आगे बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की। जैसा कि आपको बता दिया मैंने, 2 पॉइंट जो शुरू में बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। उनकी नीति क्या थी? नीति थी यहाँ से केवल और केवल कच्चा माल इंग्लैंड में जाए, यहाँ उद्योग ना पनप पाए। भारत में उद्योगों का विकास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि भारत में उद्योगों का विकास होगा तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ के लोग ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। देखिए मैंने पिक्चर में, देखिए आप उस समय के जो उद्योग थे उनके बारे में आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। ये देखिए हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, हाथों से जो कपड़े बनाना या कुछ प्रोडक्ट बनाता, हस्तशिल्प बोलते हैं। ये छोटे छोटे उद्योग आने लगे थे 1907 में। टिस्को आई थी ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये उद्योगों का उस समय स्वरूप आपको कुछ दिखाई देगा। तो पिक्चर्स स्पीक, तस्वीरें बोलती है ना। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं पिक्चर्स की सहायता से कुछ दिखा दूं। ठीक, तो पिक्चर्स देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि उस समय इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या हो रहा होगा। चलिए बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र कैसा था उस समय। देखिए लिखा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र अंग्रेज़ों के समय खराब स्थिति में था। खराब स्थिति का मतलब अंग्रेज़ों ने भारत के उद्योगों को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। जो हो सकता था उन्होंने किया। जो यहाँ पर पहले से छोटे उद्योग चल रहे थे, हस्तशिल्प उद्योग चल रहे थे, कुटीर उद्योग चल रहे थे, अंग्रेज़ों ने अपनी ऐसी नीति अपनाई। क्या नीति थी मैं बता देता हूँ। अंग्रेज़ों ने कच्चा माल ऊंचे दामों पर खरीदा। कच्चा माल कहाँ से? भारत के किसानों से। भारत के किसानों से कच्चा माल शुरू में ऊंचे दामों पर खरीदा, ताकि जो लोकल इंडस्ट्रीज है, भारत के जो छोटे छोटे उद्योग है, वो कच्चा माल प्राप्त ना कर पाए। और अपना जो तैयार माल था ब्रिटेन से, उसको शुरू में सस्ते दाम पर बेचा, ताकि इन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड, प्रोडक्ट्स की डिमांड ना हो। समझ रहे हो बच्चों आप? मतलब देखो नीति कैसी है। पहले तो उनको कच्चा माल ही ना मिले, यदि फिर भी उनको कच्चा माल मिल गया तो वो मार्केट में ना टिके। कैसे नहीं टिकेंगे? जब अंग्रेज़ों की मशीनों का बनाया हुआ प्रोडक्ट मिलेगा, स्मूथ प्रोडक्ट होता था। हैंडीक्राफ्ट थोड़ा मोटा होता था। कपड़ा, मान लीजिए कपड़े की बात करें तो कपड़ा थोड़ा मोटा होता था। खद्दर बोलते हैं ना, खद्दर की कपड़ा मोटा होता था। लेकिन अंग्रेज़ों का जो कपड़ा था वो गुड लुकिंग होता था। तो अंग्रेज़ों ने ये पॉलिसी अपनाई कि यहाँ के जो उद्योग है उनको कैसे बंद किया जाए। अब क्लियर हो गया ना आपको? कच्चा माल सस्ता खरीदो और महंगा खरीदो, ताकि लोकल प्रोड्यूसर्स ना खरीद पाए,
और जो तैयार माल है वो सस्ता बेच दो, ताकि उनका जो माल बने भी वो भी ना कोई ख़रीदे। तो ये नीति जो थी उनकी बहुत ही ख़राब थी। इसके बारे में हमने अभी बात की। तो इन दो बिंदुओं से पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने का भी कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसका विनाश किया। अब अंग्रेज़ों के समय में क्या हुआ कि उनके दो उद्देश्य यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। कच्चे माल को सस्ते दर पर प्राप्त किया, और ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। जो भारत में हस्तकला हस्तशिल्प के उद्योग थे, उसके कारण क्या हुआ होगा। बच्चों, आपको पता है छोटे छोटे उद्योग चल रहे थे, बहुत सारे लोग उन उद्योगों में लगे हुए थे। इससे भारी बेरोजगारी हुई, ब्रिटिश माल के आयात में वृद्धि हुई। पूंजीगत माल जो उद्योग है, पूंजीगत माल का उद्योग मतलब होता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़, वो नहीं थी यहाँ पर। जीडीपी में कम योगदान हुआ इसका औद्योगिक क्षेत्र का, क्योंकि जब यहाँ के उद्योग धंधे ही बंद हो गए तो जीडीपी में कहाँ से योगदान आएगा। और अंग्रेज़ों ने जो औद्योगिक क्षेत्र में, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारिक संरचना होती है, विशेष भूमिका अदा करती है। अंग्रेज़ों ने उसको डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया। तो जैसे रेलवे, बिजली का उत्पादन, संचार, बंदरगाह आदि जो ये चीज़ें होती है, वो ज़्यादा उन्होंने विकसित नहीं की। बात करेंगे। उन्होंने नो प्रॉब्लम रेलवे का विकास किया, सड़कें बनाई, डाक विकास, ये उनके कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस रहे। लेकिन इनके पीछे भी उनका, इनके विकास के पीछे भी उनका एक उद्देश्य था, वो था अपनी सेनाओं को आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, और कच्चा माल देश के अंदर से बंदरगाहों तक, और तैयार माल बंदरगाह से देश के अलग अलग हिस्सों में वो भेज सके। इसलिए उन्होंने रेलवे का विकास किया, सड़कों का निर्माण किया, और अपने प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने डाक विभाग, जो आप अभी भारतीय डाक के नाम से जाना जाता है, उसका भी विकास उन्होंने किया। ठीक है, देखिए कुछ पिक्चर्स है जो व्यापार हो रहा था। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो विदेशी व्यापार की बात है। तो व्यापार कैसे हो रहा था आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ वगैरह नहीं दिखेंगे, आपको पानी की से चलने वाली छोटी नावें या बड़े जहाज़ दिखाई देंगे। ठीक है, तो विदेशी व्यापार जो टॉपिक है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अंग्रेज़ों के जो नीति थी वो आपको क्लियर हो गई है। विदेशी व्यापार भी अब आपको स्वतः ही पता चल जाएगा क्या चाहते होंगे वो, विदेशी व्यापार कैसा रहा होगा। अंग्रेज़ों के आने से पहले तो हम लोगों का जो व्यापार था सभी देशों से था, बहुत अच्छी मांग थी हमारे उद्योग उत्पादों की। लेकिन अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक सरकार, उनको औपनिवेशिक सरकार भी कहते हैं, उन्होंने प्रतिबंधात्मक नीति अपनाई, प्रतिबंध लगा दिए, रेस्ट्रिक्शंस। ठीक, जिसके कारण जो भारत का विदेशी व्यापार है उस पर प्रतिकूल उसका प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, भारत प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक और तैयार उपभोक्ता वस्तुओं का आयातक बन गया। प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से, कृषि क्षेत्र, और तैयार माल का आयातक बन गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे तो निर्यात ज़्यादा हुआ और आयात करना पड़ता था तैयार माल का। दूसरा बिंदु है, ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत के निर्यात और आयात पर एकाधिकार नियंत्रण बना लिया। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उनका एकाधिकार था, और उन्होंने कुछ ही सीमित देशों से हमें व्यापार करने के लिए फ्री रखा। बच्चों, जो भारत से ब्रिटिशर्स को जो कमाई होती थी वो कमाई कहाँ लगाते थे, वो औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित कार्यालयों द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करते थे।
और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो युद्ध लड़े जाते थे, वार की फाइट किए जाते थे, उन पर खर्च करते थे और अदृश्य वस्तुओं का आयात करते थे। अदृश्य वस्तु मतलब सर्विस प्रोवाइडर भी वही थे। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बच्चों आती है, जो जनसांख्यिकी की स्थिति। उस समय भारतीय जो जनसंख्या थी वो कैसी थी, अब आपको खुद ही ये पता चल गया होगा। ये कुछ बिंदु है, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उस समय के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं तो याद रख लीजिएगा। उच्च जन्म दर और मृत्यु दर। उस समय जन्म दर भी, बर्थ रेट भी ज़्यादा था और मृत्यु रेट भी, डेथ रेट भी ज़्यादा था। कम साक्षरता दर, आपकी बुक में लिखा हुआ है कितने % लिटरेसी रेट था, मैं यहाँ बताऊँगा नहीं क्योंकि आपको पूरी तरह से इसी वीडियो पर डिपेंडेंट नहीं होना है, बुक में से आपको ये आंकड़े देखने हैं। खराब स्वास्थ्य सुविधाएं तो थी ही नहीं, हॉस्पिटल्स वगैरह थे तो वो अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स के लिए या जो इनके चापलूस थे उन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ जो थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल थी। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो वैद्य हकीमों के पास ही अपना इलाज कराते थे। महामारियों का प्रकोप होता था, बीमारी बहुत ज़्यादा लग जाती थी लोगों को, जिसके कारण मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। उच्च शिशु मृत्यु दर, जिसको हम IMR बोलते हैं ना बच्चों, आपने 10th में पढ़ा IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, वो भी ज़्यादा थी। क्योंकि क्या होता था कि जब गर्भवती महिला है उसको अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो जो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको भी अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, वो कमज़ोर पैदा होगा, उसकी इम्यूनिटी पावर कम होगी, जिसके कारण वो पैदा होने के 1 वर्ष के अंदर ही मर जाता है। तो शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। कम जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं बच्चों इसको, इसका मीनिंग भी आपको पता है। तो जीवन प्रत्याशा भी कम थी क्योंकि जो डेथ रेट है ज़्यादा है। आपने देखा होगा आपके जो दादा है या दादा से और बड़े ऊपर की आपकी लोग हैं, उनको आपने देखा होगा उनके भाई बहन कितने होते होंगे, बहुत ज़्यादा लोग, 5, 6, 7, 8 संतानें होती थी। और उसमें भी कहने को मिलता था कि 3-4 तो बचपन में ही मर गए थे। ठीक है ना। व्यापक गरीबी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्यापक गरीबी, खाली गरीबी नहीं, व्यापक का मतलब हर जगह। कहीं कहीं होता है कि चलो कोई बात नहीं है, एक जगह गरीबी है, कोई बात नहीं है, चलता है, उसको विकास कर देंगे। अब यहाँ तो पूरे देश में ही गरीबी फैली हुई थी। अब गरीबी क्यों फैलेगी? लोगों के रोजगार छिन गए, आमदनी कुछ थी नहीं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे ज़्यादातर लोग, उनकी आमदनी ना के बराबर, उद्योग धंधे चौपट, तो सब लोग गरीब हो गए थे। अब बात करते हैं व्यवसायिक संरचना की। व्यवसायिक संरचना जो होता है उसमें देखिए आप लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है, ट्रांसपोर्टेशन और ये रेलवे, सड़कें जो भी है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और अंग्रेज़ों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया था, उन्होंने सड़कें बनाई, रेलवे का विकास किया, एयर ट्रांसपोर्ट का भी विकास किया, वाटर ट्रांसपोर्ट का भी विकास किया, कम्युनिकेशंस की फैसिलिटीज़ की भी व्यवस्था की। ठीक है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, ये मैं बता चुका हूँ। और उसके पीछे उनका जो मोटिव था वो था अंग्रेज़ों की जो सेना थी उसको इधर उधर ले जाना और कच्चे माल को भी इधर उधर करना। बच्चों इसमें से और पॉइंट्स जो आपको स्वयं खुद निकालने हैं अभी, वो है अंग्रेज़ों के सकारात्मक कार्य। अब तक तो मैं बता रहा था कि अंग्रेज़ों ने ये बुरा किया, ये बुरा किया, ये बुरा किया, लेकिन ऐसा नहीं है सब कुछ बुरा था। अंग्रेज़ों के कुछ सकारात्मक कार्य भी थे। उन पर एक 6 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो आप
उन पॉइंट्स को अच्छे से पता लगाने का प्रयास करिए, नोट्स बनाइए। ठीक, मैं कुछ पॉइंट्स पर आपको बता दूं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा किया उन्होंने, प्रशासन बहुत अच्छा किया। आपने सुना होगा अपने बड़ों को कहते हुए, अंग्रेज़ों के समय में बहुत अच्छा प्रशासन था। रेलवे का विकास किया, नो डाउट उन्होंने अपनी सेना के मूवमेंट और रॉ मटेरियल को इधर उधर करने के लिए किया था, लेकिन उसका फ़ायदा भारतीयों को भी मिला और अभी भी हम उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। उनके द्वारा विकसित रेलवे को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए भी उन्होंने, देखिए भारतीय जो डाक प्रणाली है बहुत सुदृढ़ है। ठीक, और जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हुआ, बड़ा सड़कें बनाई बहुत बड़ी बड़ी अच्छी, वो काफ़ी समय तक, आज़ादी के बाद तक भी आप देख रहे हैं अंग्रेज़ों के बनाए हुए ही चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों, मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूँ। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।